हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव क्लास। आज के इस हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। आपको पता है क्लास 10th का बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस है। हम लोग एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी के सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस आता है, जो कि हमारा नंबर 1 बायोलॉजी चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ जल्दी से पूरे सिलेबस को डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ लोगों के मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जैसे कि हमने केमिस्ट्री के लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री में कौन कौन से पोर्शंस आ रहे हैं, कौन कौन से पोर्शंस नहीं आ रहे हैं, या कौन से पोर्शंस हमको पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे। इस समय हमको सिर्फ उतना पढ़ना ज़रूरी है जितना कि बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स बायोलॉजी में आ रहे हैं और कौन कौन से पार्ट बायोलॉजी में नहीं आ रहे हैं, और क्या इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 एज यूजुअल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर पूरा आपके एग्जाम में आ रहा है। इसमें से कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक्टिविटी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इस बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। इसमें से कोई भी पोर्शन आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला। सो डोंट ट्राई टू रीड दिस। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप जरूर एक बार इसको रीड कर लीजिए। आने वाले समय के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें ब्रेन से रिलेटेड सारे फंक्शंस बॉडीज के दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो था, लेकिन टाइम को देखते हुए सीबीएसई ने इस पार्ट को डिलीट कर दिया है। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो मैं आपको बता दूं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा का पूरा आपके एग्जाम में आएगा, और इसमें एक्टिविटी एक्टिविटी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, तो इस भुलावे मत रहिए कि एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली जिस चैप्टर में आपको बता रहा हूं उस चैप्टर में एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको पता है और हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में स्टूडेंट्स बहुत कम स्कूल गए हुए हैं। तो एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस या इन एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने देखा नहीं है, या अगर देखा है तो लाइव नहीं देखा है, उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं और कुछ स्टूडेंट ने उसको भी स्किप कर दिया। उनको लगा कि शायद बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पोर्शन को टच नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं 2020 एग्जामिनेशन 2021 एग्जामिनेशंस में ये पोर्शन आ रहा है। एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो बी प्रिपेयर, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, और आपको अगर ये एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं तो हम इसको संडे को अपने टेलीग्राम अकाउंट, टेलीग्राम चैनल वाव क्लास पे सेंड करेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके रिलेटेड हैं पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम से, उन सारे प्रैक्टिकल की वीडियोस आपको वाव क्लास टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इस टेलीग्राम को जितनी मतलब इस चैनल को जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें। वहां पे सारे लेटेस्ट अपडेट्स बोर्ड से रिलेटेड आपको भेजे जाएंगे। आपको पूरा सिलेबस वहां भेजा जाएगा, और इस बार संडे शॉर्ट्स में मैं क्लास 10th के पूरे सिलेबस को डिस्कस करूंगा। रिड्यूस्ड पोर्शन, आने वाला पोर्शन, और अगर रिड्यूस्ड है तो कितना रिड्यूस हुआ है, आने वाला पोर्शन है तो कितना आ रहा है, और साथ में जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, और कुछ चैप्टर्स को एज अ एक्टिविटी बना दिया गया है जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है। कुछ चैप्टर्स को स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में रख दिया गया है।
तो वो सारे जो चैप्टर्स हैं उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा ऑन 31st। ठीक है, तो 31st का आप वीडियो देखना ना भूलें। 31st इज संडे, और इस बार संडे शॉर्ट्स में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का पूरा सिलेबस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाओ क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा, और इस पे आपको सारे अपडेट्स 31st को ही भेज दिए जाएंगे। ओके, रेडी। सो कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 4, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर आपका एग्जाम में आ रहा है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर आपका एग्जाम में आएगा, लेकिन इसमें से एक छोटा सा पोर्शन डिलीट किया गया है, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। ये पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी बचे हुए जितने भी पोर्शन हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 आपका है आवर एनवायरमेंट। आवर एनवायरमेंट, आवर एनवायरमेंट इस बार के एग्जाम में पूरा आ रहा है। इसमें से कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ या कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें से कोई भी पोर्शन हटाया नहीं गया है। चैप्टर नंबर 6 इज द लास्ट चैप्टर और है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर एग्जाम में एज अ आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये कि ये बोर्ड एग्जाम में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन सिलेबस में इंक्लूड है, जो कि सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में होगा। इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट में होगा। इंटरनल असेसमेंट का मतलब यह होता है कि स्कूल आपको इस चैप्टर पे कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करने को दे सकते हैं, कुछ लिखने को दे सकते हैं, एक फाइल बनाने को दे सकते हैं, मतलब कुछ भी आपको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस दे दिया, आपको घर से करके लाने हैं या आपको ऑनलाइन करना है, जैसे भी करना है, मतलब ये स्कूल लेवल पे होगा, ये बोर्ड लेवल पे नहीं होगा, ओनली इट एज स्कूल लेवल। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, मतलब इस पूरे बुक में, तो इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, कहीं डिलीट है कहीं नहीं डिलीट है, कहीं में कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ये बिल्कुल मैं आपको कोर बता रहा हूं, ये बिल्कुल राइट फॉर्मेट है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लाइफ प्रोसेस पूरा आएगा, एक्टिविटी और प्रैक्टिकल दोनों। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से कुछ नहीं आएगा, पूरा हटा दिया गया है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा आएगा, एक्टिविटी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पूरा आएगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन को डिलीट कर दिया गया है, ये पोर्शन नहीं आएगा। आवर एनवायरमेंट पूरा आएगा, इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूडेड है, जिसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ स्कूल लेवल पे इंक्लूडेड है, और ये बोर्ड में इसका कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में ये चैप्टर स्कूल में दिया गया होगा, तो उसमें आपके मार्क्स जरूर ऐड होंगे बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे कि मान लीजिए 5 मार्क्स की एक्टिविटी दी गई या 10 मार्क्स की एक्टिविटी दी गई, या मान लीजिए कुछ स्कूल्स ऐसा भी करते हैं कि 20 मार्क्स की एक्टिविटी दे देते हैं और उन मार्क्स को 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में एक एक मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए किसी भी चीजों को नेग्लेक्ट मत करिए और पूरी पढ़ाई को आप सीरियसली लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस, और हमारा टारगेट है कि 30th ऑफ मार्च या बहुत ज्यादा तो 10th ऑफ अप्रैल तक आपका मैं पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट ये है कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे को हम संडे शॉर्ट्स में आपसे मिलेंगे,
कुछ नई बातों को रिवील करेंगे, कुछ एग्जाम से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम और भी ज्यादा आसान हो जाए और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग साइंस। मैं साइंस की बात कर रहा हूं, अदर सब्जेक्ट की नहीं। अदर सब्जेक्ट का सपोर्ट आप कहीं और से भी बनाकर चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी टॉक अबाउट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है, हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। और लाइफ मतलब जीवन होता है, ठीक है। लाइफ का मतलब जीवन होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप जस्टिफाई करते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, इसका भी जस्टिफिकेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है। कैसे हम कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी में जीवन है, लाइफ है, और वो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। अगर हमारे पास, अगर हम यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट्स देखें या की पॉइंट्स देखें, ठीक है ना, वो की पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे मान लीजिए हम ग्रोथ की तरफ जाएं, ठीक है, डाइजेशन की तरफ जाएं। डाइजेशन, अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की, अगर हम बात करते हैं सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस, या अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो हम कहेंगे कि लाइफ प्रोसेस चल रही है, जीवन चल रहा है, ठीक है। जीवन में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब हो रही हैं। और अगर हम जस्टिफाई करना चाहें लिविंग और नॉन लिविंग में, तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं ये सिर्फ लिविंग में होती हैं, नॉन लिविंग में नहीं होती हैं, ठीक है। और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यहां पे आपको कहीं भी रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप अपने से सोचिए, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है, हमने यहां पे लिया ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी, दो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म ए रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है। और अगर ऑर्गेनिज्म बी रिप्रोड्यूस नहीं करता, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी दोनों लिविंग है ना, दोनों अपनी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करेंगे ना। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और कोई एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो क्या वो जिंदा नहीं है? डेफिनेटली वो अपनी लाइफ पूरी कंप्लीट करेंगे, चाहे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करें, चाहे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना करें, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है कि रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो याद रखिए रिप्रोडक्शन लिविंग ही करते हैं, नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते। बट ये है कि रिप्रोडक्शन से लाइफ प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तब भी वो अपनी पूरी लाइफ सस्टेन करेगा, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तब भी उसकी जितनी लाइफ है वो अपनी लाइफ को सस्टेन करेगा, उतने टाइम तक वो जिंदा रहेगा, उतने टाइम तक उसके लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए अगर उसकी लाइफ 40 ईयर्स है या 100 ईयर्स है या 60 ईयर्स है, तो उतने साल वो जिंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो जिंदा रहेगा और उसके बाद फिर वहां तक वो जिंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा, लेकिन उससे उसके लाइफ के इम्पैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अगर हम की पॉइंट्स को देखते हैं तो ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारे की पॉइंट्स हैं लाइफ प्रोसेस के। अब देखिए दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, जिसको हम, एक को तो हम कह देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, एक को हम कहते हैं लिविंग और एक को हम कहते हैं नॉन लिविंग। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत पहले से, बहुत बचपन से इस टॉपिक को आप पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक क्लास 2 में ये टॉपिक रहा होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? देखिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है। लिविंग का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, सर्टेन
लाइफ स्पैन, ये जिसको हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड लाइफ स्पैन, 80 ईयर्स, 40 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, फ्यू आवर्स, जैसे मॉस्किटोज होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ फ्यू आवर्स होती है। लेकिन नॉन लिविंग का नो फिक्स्ड लाइफ स्पैन, नो फिक्स्ड लाइफ स्पैन, इनका कोई भी फिक्स्ड लाइफ स्पैन नहीं होता है। ठीक है ना, ये हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर ने जो घर बनाया होगा, आज भी आप उस घर में रहते होंगे। हो सकता है आपके ग्रैंडफादर ना हो, उनके ग्रैंडफादर ने जो घर बनाया होगा, हो सकता है आज आप उसमें रहते हो। कई पीढ़ियों से आप उसमें रह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वो घर बनाया था वो नहीं है, लेकिन जो घर था वो आज भी है। क्यों? घर क्या है? नॉन लिविंग है, और उसकी कोई भी फिक्स्ड लाइफ स्पैन नहीं है। ऐसे आपके ग्रैंडफादर ने या उनके ग्रैंडफादर ने कोई गाड़ी खरीदी होगी जो आज चलती नहीं होगी, लेकिन आज भी वो होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ट्रांसफर होती रहती हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स ही ट्रांसफर होती हैं। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने ये डॉग रखा था, आज भी ये डॉग हमारे पास है, तो वो डॉग नहीं होगा, स्केलेटन होगा, जरा ठीक से चेक करिए। ठीक है, तो जो लाइफ स्पैन है वो लिविंग में फिक्स्ड होता है, और नॉन लिविंग में लाइफ स्पैन फिक्स्ड नहीं होता है। नॉन लिविंग का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। आप अगर कोई भी चीज खरीद के लाते हैं मार्केट से, मान लीजिए आप एक फ्रिज खरीद के लाते हैं, रेफ्रिजरेटर आप मार्केट से खरीद के लाए, तो 10 साल तक भी आपके यहाँ वो रहता है, तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। ऐसा नहीं कि 2 इंच बड़ा हो गया, हर साल वो 1 इंच बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, आप एक छोटा सा पपी खरीद के लाए, तो 10 साल के बाद वो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक छोटा सा पैरट खरीदा, या कोई छोटा सा रैबिट खरीदा, या आपने कोई भी एनिमल खरीदा, या कोई भी एनिमल आपने पाला, आपने डोमेस्टिकेट किया उसको, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसमें ग्रोथ होगी। हाँ, एक बात और याद रखिएगा बहुत ध्यान से, हो सकता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जिसमें ग्रोथ एक्सटर्नली ना दिखाई दे, लेकिन इंटरनली होती रहती है। सेल्स की ग्रोथ होती रहती है, सेल्स में रिपेयर का काम चलता रहता है, नई सेल्स पुरानी सेल्स को रिप्लेस करती रहती हैं, तो ये सारा क्या है? ग्रोथ ही तो है। तो जरूरी नहीं है कि ग्रोथ जो हो वो एक्सटर्नल ही हो, नहीं, ग्रोथ इंटरनल भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है एक्सटर्नल पे वो दिखाई नहीं दे रही हो, किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी सिकनेस की वजह से आउटसाइड ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही हो, आउटसाइड की ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ हो गई हो, लेकिन इनर ग्रोथ क्या है? आज भी हो रही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे मेजर डिफरेंसेस हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लिविंग को देखिए, लिविंग में पेन की प्रोसेस होती है, लिविंग को चोट लगता है तो दर्द होता है, दे स्टार्ट शाउटिंग, बट यहां पे नो पेन, यहां पे कोई दर्द नहीं होता। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि गाड़ियां जब पंचर हो जाती हैं तो एक्टर एक्ट्रेस गाड़ियां सुधारते हैं और टायर को एक जोर के पैर से मारते हैं ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनके पैर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही लिविंग को कोई पेन नहीं होता, लिविंग को पेन होता है, बट नॉन लिविंग को कोई पेन नहीं होता, देयर इज नो पेन। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उनको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। ठीक है, बट लिविंग जो है वो लाइफ प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, वो अपनी नॉर्मल प्रोसेस है, और उनकी प्रोसेस को चलाने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, किसी ऑर्गेनिज्म के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, किसी दूसरी मशीन के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बट लिविंग की प्रोसेस को चलाने के लिए किसी भी सपोर्ट को जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रोथ, यहां पे लिखा ना मैंने, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। कभी आपसे कोई आके नहीं कहता चलो अब तुम्हारा डाइजेशन का टाइम हो गया, जो खाना तुमने कल खाया था अब वो पचाने का टाइम हो गया, चलो बैठो। ऐसा कभी कोई नहीं कहेगा। कभी कोई नहीं आपसे कहेगा कि दिस इज द टाइम फॉर एक्सक्रीशन, गो एंड एक्सक्रीट। कभी कोई नहीं कहेगा। कभी आपसे कोई नहीं कहेगा कि दिस इज द टाइम फॉर ग्रोथ, ये जो समय है ये ग्रोथ का समय है, चलो स्टार्ट हो जाओ, बढ़ना स्टार्ट हो जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगा। क्योंकि जो लाइफ प्रोसेस है, जो लिविंग के अंदर जो प्रोसेस चलती है, उनको किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपने बस, आपको एक काम करना है, आपको फूड खाते जाना है, आपको खाना खाते जाना है, आपको ऑक्सीजन लेते जाना है, आपको किसी अदर सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई भी नॉन लिविंग होता है,
तो उसमें उसको एक्सपेंशन में, उसको बड़ा करने में, उसकी हाइट को इंक्रीज करने में, उसके लेंथ को इंक्रीज करने में, उसकी चीजों को ज्यादा से ज्यादा चीजों से भरने के लिए हमको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का। अभी तो हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है लाइफ प्रोसेस में। चलिए अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। नेक्स्ट वी कम टू अ पॉइंट, न्यूट्रिशन। आप सब जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण। ठीक है ना, न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण। अब देखिए, अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग की बात करें, अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग को जस्टिफाई करें, तो आप क्या कहेंगे कि सर देखिए जो हमारी कार है वो भी तो फ्यूल लेती है, तो क्या वो न्यूट्रिशन नहीं करती है? हम खाना खाते हैं, हम सब जानते हैं कि फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल, तो क्या हम न्यूट्रिशन नहीं करते हैं? देखो, न्यूट्रिशन का मेन मकसद होता है बॉडी की सेल्स को रिपेयर करना, बॉडी की सेल्स में ग्रोथ करना, बॉडी को मेंटेन करना। बॉडी में अगर कोई इंजरी है, कोई वाउंड है, तो उसको कंप्लीट करना, उसको ठीक करना। लेकिन आप गाड़ी में चाहे जितना फ्यूल भर दें, अगर गाड़ी में डेंट लगा हुआ है, गाड़ी एक्सीडेंटेड है, तो वो अपने आप डेंट को ठीक नहीं करेगी, उसको आपको डेंट शॉप पे जाके रिपेयर कराना पड़ेगा। तो कहां कहां का न्यूट्रिशन हुआ? कोई न्यूट्रिशन हुआ बताइए? कोई न्यूट्रिशन हुआ? नहीं हुआ। देयर इज नो न्यूट्रिशन। तो उसको हम न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब यह होता है कि जो फूड आपने खाया, जिस भी तरह का फूड आप यूज कर रहे हैं, और हमको पता है कि फूड क्या होता है, फ्यूल होता है। ठीक है ना, तो इस फ्यूल का जो इंपॉर्टेंस है वो बॉडी के सेल्स के रिपेयर के लिए है, बॉडी के ग्रोथ के लिए है, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए है, बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी के लिए है, बॉडी के कंप्लीशन के लिए है। तो यहां पे न्यूट्रिशन जो है वो कौन करता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें, तो दो ही होते हैं, एक होता है प्लांट और एक होते हैं एनिमल्स। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आज हम जानते हैं कि प्लांट और एनिमल है। भैया देखो, तुम प्लांट हो और हम एनिमल हैं, मतलब कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, डॉग एनिमल है, वो जिसमें हरी पत्तियां लगी हैं वो प्लांट है। तो ये बताइए कि पहले के समय में प्लांट और एनिमल का डिफरेंशिएशन कैसे किया गया होगा? किस बेसिक बात को देखकर डिफरेंशिएट किया गया होगा? किस बेसिक बात को? आपको पता है सबसे पहला जो ये जो डिफरेंशिएशन किया था, कार्लस लीनियस ने किया था। तो कार्लस लीनियस के बाद विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, कार्लस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेन्स चैप्टर में। तो कैसे आइडेंटिफाई किया होगा? देखो, इस आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत ही सिंपल उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि प्लांट जो हैं वो मूव नहीं करते, डू नॉट मूव, और एनिमल्स क्या करते हैं? ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते हैं, मतलब ये लोको मोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये चलते रहते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लेकिन आज के टाइम में याद रखिए, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो मूव नहीं करते लेकिन वो एनिमल्स हैं, जैसे सेलेंट्रेट्स। आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गन्स चैप्टर में। और अगर नहीं पढ़ा है आप 10th के स्टूडेंट, तो जब हम डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गन्स चैप्टर पढ़ाएंगे 9th के स्टूडेंट्स को, तो उसको थोड़ा सा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो एनिमल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने एरिया में फिक्स रहते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा कहां मूवमेंट करता है? हाइड्रा की अगर कोई बर्ड टूट जाए, कोई बॉडी पार्ट टूट जाए, तो पानी के लेवल से आगे बढ़ती रहती है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आसानी से मूव करते हैं। लेकिन वो एक किसी फिक्स्ड सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। पोरीफेरा, साइकॉन, पोरीफेरा में आता है ना साइकॉन। साइकॉन कहां मूव करता है? साइकॉन एक जगह फिक्स होता है। दे आर फिक्स्ड एट रॉकी सबस्ट्रेटम, दे आर फिक्स्ड एट समवेयर। तो याद रखिए कि अब मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम लिविंग ऑर्गन्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो भी एनिमल्स हैं जो मूव नहीं करते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जनरली दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम एक को कहें तो एक है हमारा एनिमल्स, ठीक है, और दूसरे के बारे में हम लिख रहे हैं प्लांट्स। इसको मैंने ग्रीन से लिखा है ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए।
ठीक है, प्लांट्स जनरली ग्रीन इन कलर। तो एनिमल्स और प्लांट ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों ही क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, दोनों ही न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन इन दोनों का जो मोड है न्यूट्रिशन का मोड, ये अलग अलग है, ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, दोनों के जो न्यूट्रिशन के मोड हैं वो डिफरेंट है। देखिए, एनिमल्स में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये है क्या, पढ़ा आपने जरूर होगा, एक बार और सुन लीजिए। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफिक वर्ड आया है ट्रॉफी से, ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। प्लांट्स में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफी वर्ड आया है न्यूट्रिशन से। ठीक है ना, तो मतलब प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको सेल्फ न्यूट्रिशन की आदत होती है, मतलब ये कहीं से खाना लेते नहीं है, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ मेड। ठीक है, और हेट्रो ये फूड हमेशा दूसरों से लेते हैं, मतलब हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं, हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, हम भी एक सोशल एनिमल हैं, जब भी हम वर्ड यूज किया करें तो समझ जाया करें कि हम अपने ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, और ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, कहीं आपने देखा होगा लिखा होगा मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल्स हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, डिपेंड ऑन अदर्स। तो ये अदर्स क्या हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं, या तो ये प्लांट्स हो सकते हैं, और या तो ये एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, और तो कुछ होता नहीं, या तो हम प्लांट्स खाते हैं या तो हम एनिमल्स खाते हैं, दो ही चीज खाते हैं। और ये प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, दे टेक न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जल्दी ही। तो ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं ये कहां से लेते हैं, सनलाइट से। ठीक है ना, ये सन से अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सन, और कुछ रॉ मटेरियल की प्रेजेंस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये सब इनके रॉ मटेरियल्स हैं, और रॉ मटेरियल्स की हेल्प से ये अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, अब जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स, तो इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, मीन्स दैट दे डिपेंड ऑन अदर्स, वी आर ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स, वी आर ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स। तो इस तरह से यहां पे डिफरेंस होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खाना खुद से बना सके, और हेट्रो मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स, ये कहां डिपेंड होते हैं, ये दूसरे पे, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए हेट्रोट्रॉपिक की बात करते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एनिमल्स, ठीक है ना, एंड फंजाई। एनिमल्स में हम भी आएंगे, चलिए ह्यूमन भी लिख दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर हमको बार बार आप लोग एनिमल्स एनिमल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एनिमल्स नहीं हैं, जबकि हैं। ठीक है, तो एनिमल्स, ह्यूमंस, फंजाई। ठीक है, ये सब आते हैं हेट्रोट्रॉप्स में। और अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करें, ऑटोट्रॉप्स को, तो हम इसमें कहेंगे ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, या तो हम ये भी कह सकते हैं साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, जिसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हेल्प से वो सेल्फ न्यूट्रिशन कर लेता है, अपना खाना खुद से बना लेता है। ठीक है, दे मेड देयर फूड ओन, अपना खाना वो खुद से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हियर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
देखिए ये टॉपिक अभी बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल होने लगेगा तब जब हम लोग एनिमल के न्यूट्रिशन की बात करेंगे। जब हम एनिमल के न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा और टिपिकल हो जाएगा। सबसे पहले हम सिंपल एनिमल की बात करेंगे जिसको हम अमीबा कहते हैं, अमीबा के बारे में बात करेंगे। फिर हम ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। पहले तो सीबीएसई का शुक्र मनाइए कि सिलेबस उन्होंने कम कर दिया पहले से, आज से 7-8 साल पहले और भी अदर एनिमल्स के न्यूट्रिशन दिए हुए होते थे। ठीक है, अब तो अमीबा के बाद सीधा ह्यूमंस पे आ जाते हैं। पहले 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में और पढ़ना होता था, फिर हम ह्यूमंस पे आते थे। ठीक है, तो सिलेबस 7-8 सालों में बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम खुद, मतलब जो प्लांट हैं, जैसे यहां पे प्लांट्स, एल्गी, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, इनको मैंने यहां पे क्यों लिखा है, क्योंकि इनके पास होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हेल्प से ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसको रे डायग्राम में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे रे डायग्राम में? ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे? यूज क्या? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसके बाद इस इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये डायग्राम याद रखिएगा। ऑटोट्रॉप्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं। एंड व्हाट आर दीज इनऑर्गेनिक मटेरियल? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक होता है, याद, कार्बन से उसको ऑर्गेनिक मत समझ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ इनऑर्गेनिक मटेरियल। उसके बाद यहाँ पे ये वाटर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल यूज करते हैं और साथ में सनलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये सब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। दे आर वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं, दे आर वेरी सिंपल। और कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब ये वहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दे फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6। अब ये है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है ना, जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। हम जितना भी फूड सब्सटेंस खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वेस्ट प्रोडक्ट में। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है, फाइनल, हमने कुछ भी खाया, वॉट एवर सब्सटेंस वी ईट, कुछ भी खा लें हम, प्लांट खा लें, एनिमल्स खा लें, कुछ भी खा लें, मिठाई खा लें, नमकीन खा लें, बिस्किट खा लें, कुछ भी खा लें, एनीथिंग, फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा मार्केट में ग्लूकोज आता है ग्रीन कलर की पैकेट में, आता है ना, ग्रीन कलर की पैकेट होता है, वो ग्लूकोज होता है और उस पर लिखा होता है 99.7% प्योर ग्लूकोज। तो वो क्या है? वो फूड से, फ्रूट से, खाने से या फ्रूट से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों ना हम ये डायरेक्ट ग्लूकोज पी ले, इतना सारा खाना खाने की जरूरत क्यों पड़े? ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सिर्फ हमको ग्लूकोज की ही जरूरत नहीं है, हमको बॉडी के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स की भी जरूरत है। ठीक है, विटामिन की भी जरूरत है हीलिंग और रिपेयर के लिए। ठीक है, और फैट्स की भी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। ठीक है, हालांकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो फाइनली इसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। बट ये कि बॉडी के अदर फंक्शनिंग के लिए अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है। तो सिर्फ हम ग्लूकोज नहीं पी सकते। अगर हमने ग्लूकोज डायरेक्टली लेना शुरू किया तो हो सकता है ग्लूकोज की बॉडी में ज्यादा एक्सेस हो जाए और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम हमेशा बैलेंस डाइट खाना खाते हैं।
और बैलेंस डाइट खाने के बाद हमारे बॉडी में उतना ही ग्लूकोज बनता है। अगर हम एक्सेस में खा रहे हैं तो बात अलग है, नो प्रॉब्लम, कि भाई अपनी बॉडी खराब करेंगे अगर हम एक्सेस में खाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं, हम खाने में हर सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, ये क्या है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और ये सफिशिएंट अमाउंट में बनेगा, एक्सेस अमाउंट में कभी भी नहीं बनेगा। दैट्स द रीजन वी ऑलवेज टेक बैलेंस डाइट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और इसके बाद हम लोग अभी अभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफी टाइम तक रहेगा। तो ऑटोट्रॉपिक के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज ये हमारा बायोलॉजी का लेक्चर 1 है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा थर्सडे को। तो याद रखिएगा, मंडे एंड थर्सडे बायोलॉजी होता है, ठीक है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे फिजिक्स होता है, और वेंसडे एंड सैटरडे केमिस्ट्री होता है। तो ये ऑल्टरनेशन में चलता है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, और संडे को हम संडे शॉर्ट्स लेकर आते हैं, कुछ नया इंटरेस्टिंग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, तो वो आपके लिए सरप्राइज रहता है। और इस बार संडे को संडे शॉर्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा सिलेबस, क्लास 10th का पूरा सिलेबस, ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऑल टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल, ऑल डिलीटेड अनडिलीटेड पोर्शन, ऑल एक्टिविटीज, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और समझिए कि आपके लिए बहुत ही पावरफुल टूल होगा आपकी साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और कितना पोर्शन किसमें क्या पढ़ें इसको समझने के लिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाओ क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के लाइक्स आए, कमेंट्स आए, उन्होंने शेयर भी किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और क्लासेस को कभी भी स्किप नहीं करिए। थैंक यू एवरीवन।